हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी कहानियों से आप लोगों को काफ़ी इमोशनल कर दिया और इमोशनल की बात ये है कि अगर हमारे अपने हमसे दूर चले जाते हैं तो हम उनके बारे में कुछ भी सोचते हैं या कुछ भी उनके बारे में कोई बात होने लगती है तो वहाँ पर हमारा इमोशनल हो जाना स्वाभाविक होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना कि किस तरह मयंक की डेथ हो जाती है, जहाँ पर उसके मम्मी पापा, उसकी वाइफ साक्षी सब बहुत परेशान हो जाते हैं और साक्षी तो एकदम निर्जीव सी हो जाती है। उसकी तो पूरी दुनिया उजड़ चुकी होती है, पर विशु को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों मम्मी क्यों दादी दादा इतना रो रहे हैं और उसके पापा कहाँ गए हैं, इतने दिनों से नहीं आ रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं। और अगर उसके पापा होते तो दादा दादी ऐसे ना रोते। उसके मन में, उस नन्हे से बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। इधर मयंक की बॉडी को हॉस्पिटल वालों ने पॉलीथीन में करके उसे शमशान ले जाने के लिए कहा और वहाँ पर जब मयंक के घर वाले पहुँचे शमशान मयंक को लेकर, तो वहाँ पर लाशों का अंबार लगा हुआ था। वहाँ पर लाश जलाने के लिए नंबर मिल रहे थे और कोई सी जगह नहीं बची थी जहाँ पर किसी के बॉडी को जलाया जा सके। पूरा शमशान घाट लाशों से भरा हुआ था। किसी की बहन चली गई थी, किसी का भाई चला गया था, किसी का बेटा चला गया था, किसी का पिता चला गया था। बहुत से ऐसे लोग थे जो जिनके अपने उन्हें छोड़कर दूर जा चुके थे। मयंक के पिता ने अपने बेटे को मुखाग्नि दी और वो उनका दिल हाहाकार कर रहा था कि जिस पिता ने ये सोच के रखा था कि वो अपने बेटे के हाथों से उन्हें मुखाग्नि मिलेगी, आज वो उसी बेटे को अपने हाथों से जला रहे हैं, उसे मुखाग्नि दे रहे हैं। ये ईश्वर का कैसा न्याय है और कैसे ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं। वो मुखाग्नि देते देते एकदम गिरने लगते हैं। तभी साक्षी का भाई उन्हें संभाल लेता है। उनके साथ कोई और रिलेटिव नहीं रहते हैं, 2-3 लोग वही रहते हैं, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि कोरोना से मृत्यु हुई है, लोग वहाँ पर जाने से भी कतरा रहे थे। साक्षी और उसकी सासू माँ दोनों घर पर अकेली थी। दोनों ही एक दूसरे को सतावना दे रही थी, दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। कोई तीसरा नहीं था जो उन्हें समझा सकता, उनके आंसू पोंछ सकता था। लोगों को जैसे ही पता चला कि मयंक की मृत्यु कोरोना से हुई है, लोगों ने, उसके आसपास के लोगों ने, उसके दोस्तों ने उनके घर से दूरियां बना ली थी। ये वक्त ही ऐसा था, कोई किसी के घर जाना नहीं चाहता था, सबको अपनी जान की परवाह थी। इस वक्त ने सबको अपनों से दूर कर दिया था। किसी तरह विशु देखता है अपनी दादी को, अपनी मम्मी को अक्सर रोते हुए, और वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, क्यों मम्मी और दादी दादा सब ऐसे रो रहे हैं, घर में ऐसा क्या हो गया, मेरे पापा कहाँ चले गए हैं। पापा अगर रोते तो शायद ना ये लोग रोते हैं। और वो नन्हा सा बच्चा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पापा की तस्वीर पर ये माला क्यों लगा हुआ है। वो अपने पापा की तस्वीर से अक्सर बातें करता, पापा आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पर घर पे सब लोग बहुत रो रहे हैं और आप आ जाओगे तो सबको आप डांट के चुप करा दोगे। साक्षी और उसकी सास अपने बच्चे की उस मासूम बातों को सुनती, उन्हें बहुत अजीब लगता कि मैं को विशु को लोग क्या समझाएं। उस बच्चे के तो समझ में ये बात भी नहीं आएगी कि उसके पापा उसे छोड़ के जा चुके हैं और उसका नन्हा मन, अगर वो लोग उसे बताते हैं तो उसका नन्हा सा मन के पर जाने क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से उसे बता भी नहीं रहे थे सब लोग। साक्षी जैसे ही कहीं बाहर जाती तो विशु इंतजार करता। वो अक्सर गेट पे बैठा रहता। दादी उससे पूछती कि क्यों विशु यहाँ क्यों बैठे हो, तो वो अपनी दादी से कहता, दादी मम्मा पापा को लेने गई है ना।
और अभी मेरे पापा आएंगे तो मुझे गोदी ले लेंगे। और देखो मैं पापा का इंतज़ार कर रहा हूँ और मेरे पापा को पता चलेगा कि विशु इंतज़ार कर रहा है तो बहुत जल्दी से आ जाएंगे। वो बैठा रहता, जैसे ही डोर बेल बजती वो बजती वो दौड़ के साक्षी के पास जाता, साक्षी को अकेला देख के वो इधर उधर देखने लगता और वो कहता कि मेरे मम्मा पापा नहीं आए, पापा कहाँ गए, पापा क्यों नहीं आए, आप अकेले कैसे आ गए, पापा को नहीं लाए। तो साक्षी से समझाती, बेटा पापा तुम्हारे लिए खिलौने लेने गए हैं ना, तो ढेर सारे खिलौने तुम्हारे पसंद के ढेर सारे खिलौने लेकर तब आएंगे, पापा ने कहा है विशु का ध्यान रखना और विशु के साथ खेलना और पापा जब खिलौने ले लेंगे तो फिर जो है आ जाएंगे। धीरे धीरे वक्त यही कट रहा था। साक्षी ने घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा था। साक्षी ने जॉब के लिए 1-2 जगह अप्लाई किया और इस तरह से एक जगह पे जॉब मिली और वो जॉब के लिए जाने लगी। उसे तो जैसे ही साक्षी अपना बैग लेती, पर्स लेती, विशु उसका टिफिन देता और कहता साक्षी हमारे विशु का ख्याल रखना और देखना मैं जब तक ना आऊँ तब तक हमारे विशु को डांटना नहीं, मारना नहीं। उसकी ये मंदी सी बातें हैं। मैं अक्सर साक्षी से ऐसे ही बोलता था। तो जब से ही विशु साक्षी से बातें बोला, साक्षी की आंखें भर आई तो उसने विशु को गले लगा लिया। उसने कहा नहीं, मैं विशु को कोई नहीं डांटेगा, कोई नहीं मारेगा और विशु का ख्याल सब रखेंगे। विशु मम्मा से बात करता है। साक्षी ऑफिस जाती, वो ऑफिस जाती और अपनी मम्मा को ऑफिस जाते हुए देखता, सोचता कि मम्मा गई है पापा को लेने। वो जैसे ही साक्षी आती वो पूछती मम्मा आप पापा के ऑफिस गई थी, आपने पापा को टिफिन दिया, पापा ने टिफिन खाया। तो साक्षी उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता था कि वो विशु को समझा सके। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। अक्सर विशु अपने पापा के बारे में पूछता, अक्सर वो दरवाजे पर खड़ा होकर राह निहारता कि उसके पापा शायद रोज के पापा वापस आ जाएं। सबकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी और साक्षी ने अब ऑफिस ज्वाइन कर लिया था जिससे, और यहाँ पर उसके साक्षी के सास ससुर घर ही पर रह रहे थे जो विशु का ध्यान रखते थे। विशु दिन भर दादी के साथ खेलता, दादी से तरह तरह के सवाल पूछता कि कब आएंगे उसके पापा, कहाँ चले गए हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। उसकी दादी उसे समझाती कि बेटा पापा जल्दी आएंगे, उन्होंने कहा है कि विशु का ख्याल रखना और इसीलिए हम लोग तुम्हारे पास है, पापा आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। वो बहुत मासूमियत से अपनी दादी से सवाल करता कि मम्मा ऑफिस क्यों जाती हैं, और मम्मा पहले तो पापा ऑफिस जाते थे, मम्मा हमारे साथ रहती थी, और मम्मा ऑफिस क्यों जाती हैं, क्या वो पापा को लेने जाती हैं। उसकी इस मासूम सवाल का जवाब उसकी दादी बहुत प्यार से देती कि हाँ विशु मम्मा पापा को लेने जाती हैं, पर पापा ने भी खिलौने नहीं लिए हैं तो इस वजह से नहीं आ रहे। तो विशु बड़ी मासूमियत से कहता दादी पापा से कह दो मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पापा चाहिए और मैं कभी खिलौने नहीं खेलूँगा, मैं जो पापा कहेंगे, जो मम्मा कहेंगी पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करूँगा, मैं कभी खिलौने नहीं खेलूँगा। और पापा से बोल दो कि मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए और पापा मेरे पास चले आए। इस पर उसकी दादी की आंखें भर जाती। वो भगवान से पूछती कि ये कैसा न्याय है आपका, ये नन्हा सा बच्चा जिसे उसके पापा से आपने दूर किया है, वो हर समय अपने पापा का इंतजार कर रहा है। वो लोग किसी न किसी बहाने से विशु का ध्यान भटकाते कि हाँ बेटा ये पापा आ जाएंगे, पर विशु समझने को तैयार ही नहीं था। उसे लग रहा था कि आखिर उसके पापा कहाँ चले गए हैं जो इतने दिनों से नहीं आए, क्या उन्हें अपने विशु की याद भी नहीं आती। वो मासूमियत से पूछता और उसकी दादी उसे समझाने की कोशिश करती। टाइम इन्हें बीत रहा था। धीरे धीरे कोरोना के मरीज भी कम हो रहे थे और ये ऐसा लग रहा था कि हाँ वैक्सीन वगैरह आ जाने की वजह से अब केस कम हो रहे हैं और टाइम ये बीत रहा था। धीरे धीरे सरकार ने स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी। विशु स्कूल जाने के लिए बहुत खुश था। वो सोच रहा था वो दोस्तों से मिलेगा और
उसमें वो तैयार हुआ और जब तैयार वो तैयार हुआ तो साक्षी उसके लिए मास्क लेके आई और जैसे ही उसने विशु को मास्क लगाया, कहा बेटा ये मास्क मत उतारना और सैनिटाइजर वगैरह दिया। कहा बेटा कुछ भी खाने से पहले हाथ सैनिटाइज करना, इसके बाद फिर मास्क कभी मत उतारना। विशु बहुत मासूमियत से पूछता, मम्मा पापा तो ये नहीं लगाते थे और ये कैसे लगाया जाता है, और पहले तो हम ये सब नहीं लगा के स्कूल जाते थे। तो साक्षी से समझाती, बेटा पापा इसे लगाते थे, पापा ऑफिस जाते थे तब लगाते थे और घर आके उसे उतार देते थे और पापा लगाते थे, तो इस वजह से विशु भी लगाएगा। तो विशु बहुत प्यार से बोलता, हाँ पापा लगाते तो विशु भी लगाएगा, और वो मास्क लगाकर स्कूल जाता है। वहाँ पर उसके सारे दोस्त मिलते हैं, सारे दोस्त आपस में बातें करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अक्सर घर की बातें किया करते हैं कि हाँ उन्होंने क्या किया इन दिनों। तो उसके सारे दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि उनकी कोई बच्चा बोल रहा था कि इसके पापा ने उसे डांटा, उसकी मम्मा ने उसे डांटा, पापा ने होमवर्क कराया और पापा उसे घुमाने ले गए थे और पापा ने उससे ये बातें की। तो विशु सोचता कि उसके पापा पता नहीं कहाँ गए हैं, सबके पापा कितना केयर करते हैं, मेरे पापा मेरे पास क्यों नहीं है। वो शांत बैठा सबकी बातें सुनता और मुस्कुराता रहता। तभी उसके पास एक दोस्त आता है, कहता विशु तू इतना शांत क्यों है, तो जो है तू अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा है। तो वो कहता है कि मेरे पापा मेरे लिए खिलौने लेने गए हैं और अभी नहीं आए हैं, मम्मा मुझे होमवर्क कराती है और मेरे घर में पता नहीं क्या हो गया है कि दादी मम्मा दादा सब लोग रोते रहते हैं, पापा आ नहीं रहे हैं घर में। तो मैंने ऑनलाइन क्लास भी बहुत कम की और घर में अक्सर मम्मा रोती रहती है, पापा पता नहीं कहाँ पे हैं, उन्हें मम्मा का ध्यान नहीं, मैं ही पापा मम्मा दादी का ध्यान रख रहा हूँ और मेरे पापा आएंगे तो फिर मुझे भी होमवर्क कराएंगे। वो दोनों बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि उसके पापा उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। वो जिस पापा का इंतजार कर रहा है वो पापा उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। तो इस पर दोनों बच्चे खेलने लगते हैं और इस तरह क्लास में रोज विशु आता है। अक्सर विशु के दोस्त अपने पापा की बातें करते हैं, विशु शांत रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो पापा की क्या बातें करे। वो पहले जो पापा उसके खिलौने लाते थे या उसे पढ़ाते थे वो सारी बातें करता, पर अब इस टाइम पे उसकी मम्मा उसे होमवर्क कराती है तो अक्सर वो बोलता है कि मेरी मम्मा मुझे पढ़ाती हैं, मेरी दादी पढ़ाती हैं। तो पापा के बारे में वो नहीं बोलता था। इसी बीच पीटीआई स्कूल में रखी गई, टीचर्स ने कहा कि सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ आएंगे। विशु बहुत खुश हुआ कि अब तो पापा आएंगे, क्योंकि पापा को विशु की परवाह है और विशु के स्कूल आना है, तो इस वजह से अब तो पापा जरूर आएंगे। विशु बहुत खुश होता है। तो जैसे ही घर में एंट्री करता है तो दादी के क्या हुआ विशु, आज तो बहुत खुश लग रहा है। तो विशु कहता है दादी आपको पता है कल हमारे यहाँ पीटीआई है, मम्मी पापा दोनों को जाना है और पापा से आप बोल दो कि पापा आ जाए, खिलौने नहीं चाहिए मुझे, और अगर कल पापा नहीं जाएंगे तो मैडम मुझे बहुत डांटेंगी, बहुत मारेंगी, और जो है मैम ने कहा है कि मम्मी पापा दोनों को आना है। विशु की दादी की आंखें बाहर आती हैं। वो विशु छोटे से बच्चे को कैसे समझाए कि अब उसके पापा नहीं आ सकते। वो कहता है ठीक है बेटा, दादू चले जाएंगे, मम्मा चली जाएगी। तो विशु कहता है दादू मम्मा क्यों जाएंगे, दादू को नहीं जाना है, मम्मी और पापा को जाना है। तो इस पर उनकी सास सोचती है इस बच्चे से क्या बातें करें, क्या कहें उसे। कल साक्षी देख लेगी जो भी कुछ करना होगा। तो साक्षी को जब पता चलता है कि इस विशु के यहाँ पीटीआई है तो वो आती है और वो विशु को जगाती नहीं, विशु सो रहा होता है और स्वयं अकेली पीटीआई चली जाती है। वहाँ पर वो पीटीआई अटेंड करती है और फिर जब घर आती है तो विशु उससे सवाल पूछता है मम्मा आज मेरी पीटीआई थी, आप गई थी? तो साक्षी कहती हाँ मैं गई थी। और पापा? तो साक्षी कहती हाँ पापा गए थे, पर पापा वहीं से चले गए, उन्हें खिलौने लेने जाना था। विशु खुश होता है कि पापा भी गए थे, मम्मी भी गई थी।
पर उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि उसके पापा जब वहां जा सकते हैं तो उससे मिलने क्यों नहीं आ सकते। वो नन्हा सा बच्चा हर पल हर वक्त अपने पापा का वेट कर रहा था, और पर उसे नहीं पता था, उसे कोई बता भी नहीं सकता था कि उसके पापा उसे छोड़ के जा चुके हैं। वो हर पल अपने पापा के लिए कुछ ना कुछ सोचता, और कि उसके पापा या अपने दोस्तों से बातें करता। सारे दोस्त बात करते हैं कि मेरे पापा ने ये किया, मेरे पापा ने ऐसे किया, तो वो सोचता कि मेरे पापा कहाँ हैं। सबके पापा सबको घुमाने ले जाते हैं, पार्क ले जाते हैं, पर मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा को मेरी याद क्यों नहीं आती। वो अपनी माँ से सवाल भी करता, पर साक्षी उसे समझा देती, और वो उसे अपनी माँ की बातों से पूरा नहीं यकीन होता कि हाँ मम्मा ऐसे क्यों कह रही है। साक्षी भी समझती थी कि जैसे ही विशु बड़ा होगा वो समझदार हो जाएगा, समझने लगेगा कि उसके पापा उसके पास अब नहीं है। टाइम ही कट रहा था, धीरे धीरे कोरोना काल भी ख़त्म हो रहा था और कम पड़ रहा था। तो यहाँ पर जो मयंक की डेथ के बाद कुछ रिश्तेदार नहीं आ पाए थे, और जो है उन लोगों का आना जाना शुरू हुआ। विशु के यहाँ कोई ना कोई रिश्तेदार रोज़ आता। विशु सबको देखता और एक ही सवाल करता, अंकल मेरे पापा कब आएंगे। विशु की ये बातें सुनकर कोई भी रिश्तेदार होता उसकी आंखें भर आती, पर किसी के बस में नहीं था कि वो उसके पापा को ले आए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी मेरे पापा कब आएंगे यहीं पर ख़त्म होती है। बहुत दर्दनाक कहानी थी, और मैंने पार्ट 3 को थोड़ा सा शॉर्ट किया इस वजह से, और बहुत दर्दनाक कहानी थी, और मैंने शायद आप लोगों को रुला भी दिया, उसके लिए सॉरी। और फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख जरूर लेनी चाहिए कि ओमिक्रॉन आ रहा है, कोरोना का दूसरा रूप, तो हमें उससे बच के रहना चाहिए। हमारे अपने जो हमसे दूर हो जाते हैं वो वापस कभी नहीं आते। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा बच के रहना चाहिए, और कोरोना तो शायद अब हम लोगों की लाइफ के साथ ही जाए या ना जाए, इसका टीका या इससे बचाव ही हम लोगों को बचा सकता है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि विशु की तरह कोई भी बच्चा अपने पापा से दूर ना हो, ना अपनी मम्मी से दूर हो, ना कोई बड़ा व्यक्ति अपने मम्मी पापा से दूर हो। आप लोग अपना केयर करिएगा, साथ में अपने परिवार का भी केयर करिएगा। ये कोरोना महामारी होते हुए हम लोगों को बहुत कुछ सिखा भी रहा है, बहुत कुछ हम लोग झेल भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा, और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए आप लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि जहाँ पर भी भीड़ भाड़ हो या जहाँ पर भी कुछ ज़्यादा लोग जुकाम बुखार से ग्रसित हो, वहाँ से आप थोड़ा दूरी बना के रखिएगा, और आप अपनी भी सुरक्षा कीजिएगा। अगर आपको जुकाम बुखार है या खांसी आ रही है तो आप मास्क लगाए रखिएगा और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहिएगा, और कोशिश करिएगा कि उस बीच आप लोगों से ना मिलें। और अगर आप मिलते हैं तो आप हमेशा मास्क लगाए रखिएगा। और फ्रेंड्स, बचाव ही इसका उपाय है, और हम लोग अगर छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं तो वहाँ पर हमारे अपने भुगतते हैं उस सबको, तो हमें अपना केयर करते रहना चाहिए। और कोरोना में बहुत सी ऐसी फैमिलियाँ थी जिन्होंने अपनों को खोया। कुछ लोगों ने किसी का तो पूरा घर साफ हो गया, किसी का पिता गया तो वो लोग उसे मुखाग्नि तक ना दे पाए, और किसी की माँ की डेथ हुई, बहुत लोग चले गए। मेरी जान पहचान में भी बहुत से ऐसे लोग थे। एक मियाँ बीवी दोनों लोग कोरोना से ग्रसित हो गए थे, उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थी, और कोरोना के टाइम पर हमारे अपने भी हमसे दूरी बना रहे थे। फ़ोन से वो बातचीत जरूर कर रहे थे, पर कोई ऐसा नहीं था जो आपकी हेल्प कर सके। ये बीमारी ही कुछ ऐसी थी कि हर इंसान खुद को बचा रहा था।
मेरी जान पहचान में भी कुछ लोग ऐसे थे और जिन्होंने इस कोरोना काल को झेला है और उनकी फैमिली उनसे दूर हुई है। बहुत कठिन वक्त रहा, बहुत कठिन टाइम रहा और हम लोग इससे लड़े भी और कुछ लोग जिनके यहाँ सब कुछ सही रहा वो जीते भी, पर जिनके यहाँ सब कुछ ना कुछ खराब रहा, कोई ना कोई चला गया, तो वो लोग हमेशा इस चीज़ को याद भी रखेंगे। मैं भी कोरोना पीड़ित हुई थी, मेरे भी फैमिली में सबको दिक्कतें ये हुई थी और हम लोगों में भगवान की कृपा थी, माता रानी की कृपा थी कि हमारे यहाँ सब कुछ सकुशल रहे सब लोग। और पर परिस्थिति उस टाइम बहुत विकट थी और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। बहुत कठिन वक्त था, मैंने भी उस वक्त को झेला है। मैं इसी लॉन में बैठ के अकेले रोया करती थी। मेरे घर में सब बीमार थे, सारे लोग बीमार थे, बस मेरा छोटा बेटा सही सलामत था। बाकी मेरे घर में सब बीमार थे, सब अलग अलग कमरे में थे, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, बोल नहीं रहा था। बहुत कठिन वक्त था। मैं आज भी उस वक्त को अगर याद कर लेती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। पर माता रानी की कृपा रही कि मेरे परिवार में सब लोग सकुशल रहें और मैं हमेशा माँ प्रकृति का, माँ भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि सब लोग मेरे परिवार में कुशल रहें। बहुत कठिन वक्त था और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि ये वक्त कभी किसी की लाइफ में दोबारा ना आए। ओमिक्रॉन वापस आ रहा है कोरोना का नया रूप लेकर और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग केयरफुल रहिएगा, प्लीज़, क्योंकि किसी इस बीमारी में कहीं जात पात या धर्म देखकर वार नहीं किया, ये सब पर वार करता है, ये सब को अपने गर्त में लेता है। और तो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं इससे बच सकता हूँ, ये सब पर वार करता है। तो प्लीज़ आप सब भाई बहनों से अनुरोध है कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, साथ में दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपको सर्दी जुकाम या खांसी जैसी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप लोग जो लोग सही हैं उनसे दूरी बना के रखिएगा, अपने आप दूर रहिएगा। किसी के कहने की ज़रूरत ना पड़े कि हाँ आपको खांसी आ रही तो आप हमसे दूर रहिए। तो फ्रेंड्स, आप सबका ख्याल रखिएगा, साथ में अपना भी ख्याल रखिएगा। और मैं इसी के साथ आप लोगों से, और हाँ, हमारे चैनल ने 4000 घंटे कंप्लीट कर लिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं कहानी सुनाने में इतनी लीन हो गई थी कि मैंने आप सबको बधाई देना मैं भूल गई थी और ये सब आप सबकी कृपा से, आप सबके प्यार से ही संभव हो पाया है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, इतना हम लोगों को सराहा और बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं और आप लोग जब इस तरह हम लोगों को कमेंट देते हैं या हम लोगों की केयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सच में यूँ लगता है जैसे हम लोग आपके दिल तक पहुंच गए हैं और हमारा दिव्यांगम चैनल तो वैसे भी आप लोगों के दिल तक पहुंच गया है। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमेशा अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिएगा और हमें यूँ ही प्यार देते रहिएगा और हमारे दिव्यांगम चैनल को भी आगे बढ़ाइए। उसे हमारी कहानियाँ, हमारे मोटिवेटर और हमारे हमारे देश की एक नई बच्ची आई है हमारे चैनल पर, फौजिया खान। तो अगर आप लोगों को उन सब की बातें पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, जिससे हमारा चैनल और आगे बढ़े और आप लोगों के दिलों पर राज करता रहे। तो फ्रेंड, इसी के साथ मैं विदा लूँगी आप लोगों के साथ और फिर मैं मिलती हूँ मंगलवार को एक नई कहानी के साथ। कुछ आप लोग भी मुझे कहानियाँ बताएं, कुछ दीजिए, कुछ टॉपिक मुझे दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा उस पर लिखने को। तो कुछ चीज़ें आप मुझे बताइए, मैं पूरी कहानियाँ सुनाती रहूँगी। सॉरी।
तो आप लोग भी अपनी कुछ कहानियाँ हमारे पास भेजिए, जिससे मैं उस टॉपिक पे लिख कर आप लोगों को कहानी आप लोगों के नाम के साथ सुना सकूं। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा करिए हम लोगों के लिए। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से मंगलवार को। तब तक के लिए बाय, बी केयरफुल।